नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार आपको राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे थे। इसी क्रम में जो आपका क्लास 10th में 7वां चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस था वो पोर्शन हमने आपको कंप्लीट कराया था, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन के बेस पे अच्छे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख सकते हैं वीडियो। इसके आगे पोर्शन जो हमें आपको पढ़ना है उसमें आप देखेंगे कि जो शार्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी चर्चाएं हमें आपको करनी है। इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर प्रथम बार हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो दोस्तों वो आपको मिलती रहे। और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें जरूर पूछें, क्वेश्चन जरूर पूछें, क्वारी जरूर रखें। अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है या कहीं एक्सप्लेनेशन में आप और कुछ चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7वां है दोस्तों वो सेलेक्ट किया गया है, थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस के नेचर को यहाँ समझना है मेरे बच्चों, और यह ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को स्पिन करा करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पिनिंग जो नेचर होता है वह भी आपके ब्रेन में एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे, अन्यथा आपको बच्चों दिक्कत होगी। इस बेस पे हम आप बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दिया है 2 यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के सेक्शन में हमने 3 रोगों का नाम बताया है, आपको उम्मीद है याद होगा। नहीं याद है तो आप फिर से देख लीजिए और याद कर लीजिए। उनमें से 3 दिया गया है, 2 आप कोई भी नाम आप यहाँ बता सकते हैं। और जैसा कि आंसर में आपने देखा भी था, गोनोरिया, और एड्स या HIV जिसे आप कहते हैं ये, और एक डिजीज आपको हमने बताई थी सिफिलिस। तो ये सब क्या हैं, यौन संचरित हैं, यानी यौन क्रिया के फलस्वरूप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पहुंचने वाले या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाने वाली जो बीमारियां हैं उनमें से एक। तो ये तो बात हो गई यौन संचरित रोगों के बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है, क्योंकि यह 4 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो इसमें पूछा है दूसरा, लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त अन्य विधियां क्या हैं जो यौन संचरित रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। यह भी तो आपको हमने बताया था कि लैंगिक संचरण संचरण जो लैंगिक संचरण हैं उनके अलावा भी आप देखेंगे कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनसे जो लैंगिक संचरण वाली बीमारियां हैं वो फैलती। जैसे आपको हमने बताया था क्या, असुरक्षित रक्त का आदान प्रदान। अगर असुरक्षित आप देखेंगे रक्त है उसका आदान प्रदान किया जाता है तब भी समस्या बढ़ सकती है, और रक्त के हेल्प से जो HIV के वायरस हैं पीड़ित व्यक्ति से सुरक्षित या स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो यहां एक चीज आ गई। दूसरी चीज है
हमने आपसे कहा था कि अगर जो है सुई या सिरिंज, जिससे आप क्या करते हैं, दवा वगैरह डॉक्टर लगाता है, तो जो सिरिंज है दोस्तों, सुई या सिरिंज जिससे दवा या डॉक्टर जो यूज़ कर रहा है वह नई होनी चाहिए। डिस्पोजल आजकल आ गया है, डिस्पोजल के रूप में लगाने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं कर रहा है, डिस्पोजल सिरिंज का नहीं यूज कर रहा है, पर्टिकुलर का कर रहा है, तो उसको बॉयल वगैरह करके सैनिटाइज किया जाना चाहिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में मेरे बच्चों आपके लिए क्या है, समस्या है। तो यहां देखेंगे सुई या इंजेक्शन, एक सुरक्षा के तहत आपको यूज करना है। फिर माफ करिएगा बच्चों, वहीं देखिएगा ऑपरेशन के जो उपकरण होते हैं, जिसे आप हिंदी में शल्य क्रिया उपकरण, शल्य क्रिया उपकरण नाम दे सकते हैं। ये अब उपकरण भी क्या हो, पूर्ण रूप से सैनिटाइज हों, तभी जाकर के इसका उपयोग ऑपरेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति को ऑपरेशन किया गया है और उसी के इंस्ट्रूमेंट को अगले ऑर्गेनिज्म को या अगले व्यक्ति के लिए यूज किया गया, तो यौन संचरित जो रोग हैं इस माध्यम से भी संचरित हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो एड्स या कोई भी भयानक बीमारियां हैं यौन संचरित, वह सिर्फ यौन प्रक्रिया के थ्रू ही नहीं इधर से उधर जाते हैं, संचरित होते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जो कि इनको क्या करती हैं, संचरित कराती हैं या फिर संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तीसरा, एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम बताइए जो गर्भता तथा यौन संचरित रोगों से बचने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दो चीजें इन्होंने कहा कि गर्भ निरोधक युक्ति है जो कि संगर्भता यानी गर्भ के धारण करने की जो प्रक्रिया है उससे बचने, गर्भ न धारण हो, साथ ही साथ यौन संचरित रोगों से भी सुरक्षा प्रदान करे। तो ये दोनों काम कौन करता है, ऐसे ऑप्शन को आपको चूज करना है, ऐसे आंसर को आपको देना है। तो इसके लिए मेरे बच्चों सिर्फ एक ही जिम्मेदार है या एक में ही ये पाया जाता है, जिसे आप कॉन्डोम के नेम से मेडिकल शॉप से ले सकते हैं, मेडिकल शॉप पे अवेलेबल होता है। यह जो है दोनों के लिए ज़रूरी, दोनों बचाव के लिए ज़रूरी होता है। असुरक्षित यौन संबंध के दौरान यौन संचरित जो रोग हैं उनके संचरण को रोकता है, साथ ही साथ गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसको भी कहीं कहीं बाधित कर देता है। तो ये दोनों चीज़ों को रोकता है। तो यहाँ यह सबसे सुरक्षित माना जाता है और इसे आप देखेंगे सरकारी और प्राइवेट हर तरह से जैसे भी आप चाहें आपको उपलब्ध हो सकता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो अगला प्रश्न है, चौथा, शरीर के किस अंग में कॉपर टीक लगाई जाती? 2023 में प्रश्न आ चुका है मेरे बच्चों। तो अगर आप बात करें कॉपर टी की, टी के समान जो है, जो इंग्लिश का टी है, उसके समान एक संरचना होती है जिसे कॉपर टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कॉपर की बनी होती है, इसी वजह से इसका नाम कॉपर टी पड़ा हुआ है। और इसका मेन काम क्या होता है,
गर्भधारण की जो प्रक्रिया है उसको रोक देना, यानी ऐसे ऐसे जीव या ऐसे मनुष्य जो इनका उपयोग कर रहे हैं, स्पेशली या फीमेल बॉडी में सेट आउट किया जाता है, तो अगर इनका उपयोग किया गया है तो ऐसे फीमेल में, महिलाओं में जो गर्भधारण है वह प्रक्रिया नहीं हो। तो यहां आप देखें, जो कॉपर टी है वही क्या है, कहाँ एडजस्ट की जाती है, कहाँ लगाई जाती है मेरे दोस्तों, तो गर्भाशय वाला जो पोर्शन है उसमें एडजस्ट की जाती है, ठीक है, उसमें लगाया जाता है। और वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से ही आप इसको लगवा सकते हैं, नहीं तो ब्लीडिंग हो सकती है और भी तमाम समस्याएं आपको आ सकती हैं। हालांकि अब इसका चलन बहुत लिमिटेड हो गया है, अब तमाम केमिकल्स युक्त दवाएं आ गई हैं, जिसे ओरल आप ले सकते हैं या सिरिंज के माध्यम से ले सकते हैं, बच्चों में गैपिंग रखने के लिए या फिर बच्चों या गर्भधारण को रोकने के लिए। लेकिन इन सबका जो कारण है मेरे बच्चों, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके सिलेबस में रखा गया है और मैं आपको ओपनली ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्लासेस में आपको न मिले तो आप परेशान होते हैं, जिज्ञासा आपकी साथ नहीं होती है, इसमें आप अच्छे से समझ लीजिए। और उसके पीछे सिर्फ ये रीज़न है मेरे बच्चों कि आपका भविष्य तभी सुरक्षित है जब आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आपके पास यह समझ हो, फैमिली प्लानिंग कर सकें, इसके लिए अति आवश्यक है कि आप इन तरह की चीज़ों को जानें। इसी वजह से सिलेबस में आपके शामिल किया गया है मेरे बच्चों। इसको आप अन्यत्र ना लेते हुए अच्छे से पढ़ाई करें, चीज़ें ना समझ में आए कोई तो पूछें। बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपके लिए लिया है। किन्हीं दो पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब होता है उनके बारे में कुछ जानकारी आपको शेयर करनी है जो कि इम्पोर्टेंट हो, उसे टिप्पणी का नाम यहाँ देते हैं मेरे बच्चों। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है पहला खंडन, दूसरा पोर्शन दिया है पुनरुद्भवन, तीसरा पोर्शन दिया है मुकुलन। यह 3 प्रोसेसिंग यहां आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको किन्हीं दो का आंसर करना है। एक जो है 2 नंबर का दिया है, मार्क्स आप देख करके क्वेश्चन का आंसर करें। साथ ही साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन लिखने पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बायोलॉजी में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बच्चों, जब उसका डिस्कस आप करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं तो पूरा मार्क्स मिल जाता है, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें आप समय देते भी हैं तो मार्क्स पूरा नहीं मिलता है। तो आप अच्छे टॉपिक का चुनाव करें। पहली बात करेंगे हम क्या, खंडन या फिजन की। खंडन या फिजन क्या है भाई, से देखिएगा। एक कोशिकीय जीवधारी या दो से अधिक पृथक पुत्री कोशिकाओं में विभाजन या खंडन होता है। यह एक कोशिकीय जीवधारी हैं जैसे जीवाणुओं, ईस्ट, डाइएटम्स, प्रोटोजोअन्स, अमीबा हुआ, पैरामीशियम आदि। यह क्या है, अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है। तो 2-3 बातें जान लीजिए। खंडन किसमें हो रहा है, एक कोशिकीय जीवों में। खंडन एक कोशिकीय जीवों में है, साथ ही साथ यह एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन है, जो कि मेरे बच्चों जीवाणु हुआ, ईस्ट हुआ, डाइएटम्स हुआ या प्रोटोजोअन्स में आप देखते हैं, अमीबा या पैरामीशियम जैसे जो जीव हैं उनमें पाया जाता है।
अब यह जो है फिजन, यह दो तरह का होता है। पहला दिया गया है, पहला क्या, द्विखंडन, जिसे आप नाम देते हैं मेरे बच्चों नाम देते हैं बाइनरी फिजन। क्या नाम है मेरे बच्चों? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन या द्विखंडन आप कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कोई एक जो जीव है वह दो पुत्री कोशिकाओं में या कह दें डाटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि इसमें उन्होंने उदाहरण ले लिया है किसका? अमीबा का। आप अमीबा ले सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे एक कोश की होना चाहिए और एक प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए, यानी विखंडन वाली प्रक्रिया उसमें होनी चाहिए। ऐसा ना हो विखंडन ना हो रहा हो, आपने ले लिया, ठीक है। इसमें मेरे बच्चों आप देखेंगे अमीबा एक से दो भागों में विभाजित होता है और धीरे धीरे लास्ट रिजल्ट के रूप में बढ़ते बढ़ते यह दो ऑर्गेनिज्म बना लेगा। यानी एक पेरेंटल बॉडी से, एक मातृ कोशिका से दो डाटर सेल यानी कि पुत्री कोशिकाओं में विभाजन सिंपल वे से हो जाता है और इसे कहते हैं क्या? द्विविभाजन। देखिए इसमें दिया है, इस प्रकरण में जनन कोशिकाएं दो लघु अलग अलग समान आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। यह सामान्यतः अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया लिखा है, लेशमानिया नामक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें देखा गया। याद रखेंगे अमीबा, पैरामीशियम तो आपको याद होगा, एक नाम और अपने दिमाग में फिट करके रखिए, क्या? लेशमानिया। अगला जो नाम दिया गया है मेरे बच्चों, दिया गया है क्या? पुनरुद्भवन। ठीक है, क्या है? अच्छा हाँ, इसमें विखंडन में एक चीज और होगी, उसको भी देखिए। चलिए आगे। बहुविखंडन, जिसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन, इसमें क्या है मेरे बच्चों? इसमें होगा क्या कि एक सेल से एक से अधिक ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे विखंडन के फलस्वरूप। अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा सिकुड़ करके छोटे छोटे पैचेज में देखेंगे आप बदल जाता है, और यही हर एक पैचेज अलग अलग क्या करता है? जीव संरचना का निर्माण करता है। ऐसा आपने किसमें देखा है मेरे बच्चों? आपने प्लाज्मोडियम, जिससे क्या होता है? फीवर की बीमारी होती है मलेरिया की, आपको पता है, मलेरिया इन्हीं के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो यह आप देखेंगे कि प्लाज्मोडियम नामक जो एक जीव है, एक कहते हैं पैरासिटिक जीव है, उसमें मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन माध्यम से एक कोशिका का साइटोप्लाज्म सिकुड़ करके छोटे छोटे पैचेज में बदल जाता है, छोटे छोटे दाने के समान संरचना में, और हर एक दाना या स्पोर जैसा स्ट्रक्चर फिर से नए प्लाज्मोडियम जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। इस तरह से यह हो गया आपका बहुविखंडन। क्योंकि एक से अधिक सेल बन रही हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे बहुविखंडन का मेरे बच्चों नाम देंगे। यहां तक क्लियर है? अब अगला है जो आपको जानना था, बी। पुनरुद्भवन। इसे कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। देखिए मेरे बच्चों,
पुनरुद्भवन या रीजनरेशन क्या है? री का मतलब होता है फिर से, पुनः। जनरेशन का मतलब होता है निर्माण हो जाना, यानी फिर से बन जाना। आपने देखा होगा जो छिपकली है उसकी पूंछ अगर कट जाती है तो लोग कहते हैं भाई परेशान ना होइए, ये किसकी जो पूंछ है फिर से इसमें बन जाएगी, क्योंकि उसके उस हिस्से में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, वह अंग उनका फिर से बन जाता है। तो ऐसे बहुत से जीव हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। किसी जीवधारी के शरीर के कटे हुए भाग का पुनः पूर्ण जीवधारी निर्मित होने की घटना क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन। यानी पुनरुद्भवन में क्या है? अगर किसी जीव का कोई शरीर का हिस्सा अलग हो जाए और उस अलग हिस्से से पुनः उस जीव जैसा ही कोई नए जीव का निर्माण हो जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पुनरुद्भवन कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल में हाइड्रा, प्लेनेरिया, यह सब क्या करते हैं? पुनरुद्भवन की जो क्वालिटी है रखते हैं और शो करते हैं। उनके शरीर का कोई एक हिस्सा अगर अलग हुआ मेरे बच्चों, तो नए जीव का क्या करेगा? निर्माण करेगा। क्लियर है? पुनरुद्भवन क्लियर है मेरे बच्चों? एक टॉपिक उसमें और था, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन का मतलब था दोस्तों बडिंग। एमसीक्यू क्वेश्चन में हाइड्रा के केसेस में हमने ये बात भी कही थी, बड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और जो बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं वही बड शरीर से अलग होते हैं एक्सीडेंटल किसी घटना में। मान लीजिए पानी में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, शरीर का वह एक्सीडेंटल, मान लीजिए शरीर से निकला हुआ एक्स्ट्रा बड लाइक संरचना, यही क्या है? अलग हो जा रही है। और अलग हो जा रही है तो क्या कर रही है? एक अलग जीव का निर्माण कर रही है। और जब मेरे बच्चों अलग जीव का निर्माण कर रही है, तो यही जो अलग जीव का निर्माण है, यही क्या है? मुकुलन के बेस पे मेरे बच्चों जाना जाएगा। तो मुकुलन की प्रक्रिया इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, जिसका कि आपको टिप्पणी के रूप में जवाब देना है, किन्हीं 2 का। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए सेट किया था, क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिएगा, प्रश्न अच्छा है। जनन श्वास पर टिप्पणी लिखिए। जनन श्वास क्या है इसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा मटेरियल यहाँ देखिए, फिर हम और आपको समझाते हैं। साहित्यिक बोलचाल में पद जनन स्वास्थ्य सामान्य कार्यों में युक्त स्वस्थ जनन अंगों की ओर इंगित करता है। बृहद संदर्भों में इसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक सामाजिक संदर्भ भी सम्मिलित हैं। विश्व के स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जनन स्वास्थ्य को जनन के भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक पहलुओं के कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया है। सामान्य एक समाज को जनिक रूप से स्वस्थ तब माना जाएगा जब मनुष्यों में भौतिक, क्रियात्मक रूप से सामान्य जनांग हो तथा उनके मध्य संलग्न पहलुओं में सामान्य भावनात्मक और व्यवहारात्मक अन्योन्य क्रिया हो। थोड़ा शब्दावली कठिन है, बात को समझिएगा। आप अपने शब्दों में भी इसी बात को लिख सकते हैं। मेरे बच्चों, 2022 में आया हुआ है प्रश्न, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है मेरे बच्चों? जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव बिहेवियर करने की जो स्वस्थ क्षमता है वह रखना। अब इस स्वस्थ क्षमता से क्या मतलब है? स्वस्थ क्षमता का मतलब है उनका शरीर ही हिष्पुष्ट न होना, वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों। ऐसा ना हो कि किसी तरह का उनमें इस तरह का बाउंडेशन हो, प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें ना हो। तो स्वस्थ जनन स्वास्थ्य की बात करें
तो जनन स्वास्थ्य तभी अच्छा लोगों को समझा जाता है जब यह 4-5 फैक्टर जो इसमें इन्होंने बताए हैं वह स्वस्थ कंडीशन में पाया जाए। जैसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भावनात्मक दूसरा इन्होंने कहा सामाजिक तीसरा इन्होंने कहा भौतिक और चौथा कहा व्यवहारात्मक। थोड़ा सा बात को समझिएगा, व्यवहारात्मक क्या है, बात को समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति के जनन स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले तो भौतिक यानी शारीरिक रूप से क्या हो, स्वस्थ होना चाहिए। हम नॉर्मली जो है कॉन्सेप्ट यही लगाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो क्या है, उसका जनन स्वास्थ्य अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं है। उसके भावनात्मक चीज़ें जो है, भावनाएं जो हैं वह भी शुद्ध या स्वस्थ होनी चाहिए, है ना। अगर भावनाएं नहीं स्वस्थ है मेरे बच्चों तो उसका जनन स्वास्थ्य क्या है, अच्छा नहीं माना जाएगा, या कहते एक स्वस्थ जनन शरीर उसके पास नहीं होगा। वहीं सामाजिक बात करें, सामाजिक जो माहौल है उसके आसपास ऑर्गेनिज्म के या जीव के, उसके आसपास जो सामाजिक माहौल है वह भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो वह उस कंडीशन में भी मेरे बच्चों आप देखेंगे जो जन्म स्वास्थ्य है वह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप देखेंगे भावनात्मक के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य होना आवश्यक है। शरीर जो हम देखते हैं और उसी के आधार पे मान लेते हैं उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। और आगे बढ़ेंगे, व्यवहार की बात करें तो सामाजिक रूप से व्यवहार भी उसका उचित होना चाहिए। और ये हम लोग नहीं, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परिभाषित की गई यह परिभाषा है। ठीक है, आप में दिया गया है, सरल भाषाओं में इन चारों को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे मेरे बच्चों, जनन स्वास्थ्य की बात हो जाएगी। ठीक है, आप हमेशा इसको ध्यान देते हैं, बट इनके साथ इन पोर्शंस को भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है, देखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला पोर्शन। अगला पोर्शन भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, देखेंगे इसमें जो है आपको मुकुलन और पुनरुद्भवन के बीच में अंतर बताना है। ध्यान दीजिएगा, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, बर्डिंग यानी मुकुलन, इनकी चर्चाएं आपसे हुई हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लीजिए। जीवधारी के टूटे लघु भाग या कटे भाग से नए जीवधारी का निर्माण ही क्या है, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, कैपेसिटी या रीजनरेशन। वहीं बात करें मुकुलन में जनन के शरीर के लघु भाग कलिका के रूप में बढ़ते हैं तथा अलग होकर के नए जीवधारी का, मतलब इसमें क्या है, बडिंग में बड जैसी संरचना आगे बढ़ करके क्या करती है, शरीर में बनती है और टूट करके अलग होती है, नए जीव का निर्माण कर देती है। तो ये आपका हो गया बडिंग, मुकुलन जिसे आप नाम देते हैं। लेकिन रीजनरेशन में क्या है, शरीर का कोई भी हिस्सा, रीजनरेशन में क्या होगा, शरीर का कोई भी हिस्सा मेरे बच्चों फिर से शरीर निर्माण क्रिया में क्या करेगा, सहभागिता निभाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े मेरे बच्चों। छिपकली हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती है, इसका पुनः निर्माण हो जाता है। अभी थोड़ी देर बाद पहले ही हमने आपको यह बताई है और प्रश्न में आपको आंसरिंग कर रहा है। वहीं अगर हम मुकुलन की बात करें तो हाइड्रा में
देखेंगे आप मुकुल या बड बनता है जो बाद में विशिष्ट असल कोशिकाओं के पुनर्विभाजन और मुकुलन वैविध्यता से विकसित हो जाए। बाहर की तरफ बड जैसी संरचना बन जाती है और अलग होकर के फिर से नया हाइड्रा बना लेती है, उदाहरण के रूप में। तीसरा इन्होंने बताया कि प्लेनेरिया जो किसी भी संख्या में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण जीवधारी विकसित होता है। मतलब प्लेनेरिया को चाहे जितने भागों में काट दीजिए, हर एक भाग उसके शरीर का नए प्लेनेरिया जीव के निर्माण में क्या करेगा, सहभागिता निभाएगा या कहते हैं निर्माण कर लेगा। ये कैपेसिटी उसमें होती है, ये पुनरुद्भवन है। लेकिन अगर हम बात करें मुकुलन की, तो जब पूर्ण वयस्क मुकुलन जनन शरीर से पृथक हो जाता है तब नए जीवधारी का विकास होता है। मतलब बड बनने के बाद नए जीव बड से ही बनते हैं और फिर जो नया जीव है उसमें भी नया बड बनेगा तो उससे नए जीव बनेंगे, उससे पहले यह प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों जो कि आपको पुनरुद्भवन या मुकुलन इन दोनों के बेसिस पे दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं या उनके बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। दोनों एक नहीं अलग हैं, यह चीज़ आपको यहाँ स्पष्ट होती है। इस तरह से मेरे बच्चों यह पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, अगले पोर्शन के साथ। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।